Hello everybody, I welcome you all in my channel Public Health। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था 80-20 प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था, पार्क के जो चैप्टर्स हैं जिनमें से 80% सिलेबस जो 20% सिलेबस है जिसमें से 80% क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ, कॉज ऑफ मेरे एग्ज़ाम्स थे, डिले हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ था, ये जो चैप्टर है इसको मैंने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। फर्स्ट 2 वीडियोस में हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ देखेंगे और जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगे उनमें हम कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को कि आप पूरे चैप्टर को एक बार जो बर्ड व्यू होता है उससे देखें। जस्ट उसकी जो हेडिंग्स हैं वो आपके माइंड में एक बार अच्छे से बैठ जाए। आप 3 से 4 बार भी किसी भी चैप्टर को सिर्फ उसके पेजेस पलट पलट के उसकी हेडिंग्स को रीड कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जो अगर आप थियोरी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो बच्चे MBBS वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो एट दैट टाइम राइटिंग आप हेडिंग्स आपको माइंड में रहेंगी तो आप अंदर का तो अपने से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, हेल्थ अ रिलेटिव कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, इकोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ। ये हेडिंग्स हम आज कवर करने वाले हैं। Now, what is the concept of health? There are the very traditional concept is biomedical concept in which health has been viewed as an absence of disease, and if one was free from the disease then the person was considered healthy. This concept known as biomedical concept. ये बस इस कंसेप्ट में ये माना गया था कि अगर किसी भी बंदे को डिजीज़ नहीं है तो वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ है तो वो हेल्दी है। ये बायोमेडिकल कंसेप्ट था। उसके बाद आया इकोलॉजिकल कंसेप्ट। कॉज ओनली डिजीज़ फ्री होने से, मान लेने से वो हेल्दी नहीं होते हैं। हेल्थ इसमें इस कंसेप्ट में क्या प्रूव किया गया कि हेल्थ इम्प्लाइज दैट द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड अ कंटिन्यूस एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट टू एंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। ऑप्टिमल फंक्शन से यहाँ पे रेफरेंस है कि किसी भी इंसान का जितना वो पोटेंशियल है उसका, वो उतना पूरा फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं, उसे भी एक हेल्थ के कंसेप्ट में इंक्लूड किया गया कि वो जितने अच्छे से एडेप्ट कर पाएगा, कंटिन्यूसली एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट कर पाएगा और एडजस्ट कर पाएगा, और तभी तो उसकी पोटेंशियल एक्सप्रेस हो पाएंगी ना पूरी। तो ये एक इकोलॉजिकल कंसेप्ट नेक्स्ट आया। देन आया साइको सोशल कंसेप्ट। हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फेनोमिनन बट वन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सारे जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं ये हम लोग आगे भी बहुत डिस्कस करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स में आज की डेट में हमारा हेल्थ मेनली बेस्ड है। जस्ट फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल, अगर किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, पीयर प्रेशर है और कोई भी उसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो अपने हेल्दी, कोई उसको डिजीज़ नहीं है, स्टिल वो अपने पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा। हॉलिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है? जो करंटली अभी कंसेप्ट लिया गया है वो है जिसमें सारे अबव जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। द होलिस्टिक मॉडल इज अ सिंथेसिस ऑफ all above concepts. It recognizes the strength of social, economic, political, environment influence on health. Now, what is positive health? It is perfect functioning of the body and the mind. Now, it is based on 3 major factors biologically as a state in which every cell and every organ in the is functioning at optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body. Psychologically, as a state in which the individual feels a sense of
perfect well-being and of mastery over his environment, and in socially as a state in which the individual's capacity for participation in the social systems are optimal. पॉजिटिव हेल्थ एक डेफिनेशन दी गई है WHO के द्वारा कि जब परफेक्ट फंक्शनिंग होती है बॉडी और माइंड ऑप्टिमम कैपेसिटी में फंक्शनिंग करे और परफेक्ट हार्मनी रहे टिश्यूज सेल्स और ऑर्गन्स के बीच में, तो वो बायोलॉजिकली पॉजिटिव हेल्थ का एक इंडिकेटर है. साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल परफेक्ट वेलबींग फील करता रहे और अपने एनवायरनमेंट में उसकी मास्टरी हो. दिस इज ऑल्सो नोन एज सक्सेस. सोशली इंडिविजुअल की कैपेसिटी पार्टिसिपेशन उसका सोशल सिस्टम में ऑप्टिमल हो. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर किसी भी एक इंसान में होती हैं तो उसे वो पॉजिटिव हेल्थ है उसकी, ये कहा जाता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. हेल्थ एक्सपर्ट्स आर इन द सेम पोजिशन as the gardener or farmer faced with insects, molds or weeds. Their work is never done. यहाँ पे सिग्निफिकेंस है हमारे पब्लिक हेल्थ का. क्या कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एक गार्डनर की तरह होते हैं. जब एक गार्डनर गार्डन में लगाता है अपने फूल पौधे तो हमेशा उसको कंटिन्यूसली वीड्स को निकालते रहना पड़ता है. वैसे ही एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो कंटिन्यूसली कम्युनिटी से जो भी फैक्टर्स ये जो परफेक्ट कंडीशन, ये जो आइडल कंडीशन को जो हैम्पर करते हैं उनको कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं. इसलिए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की कंटिन्यूसली उनका जॉब होता है. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई काम नहीं है. अब हेल्थ एक रिलेटिव कंसेप्ट है. इट्स नॉट एन आइडियल स्टेट बट अ बायोलॉजिकली नॉर्मल स्टेट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, newborn baby in India weighs 2.8 kg on an average compared to the 3.5 kg in the developed countries. हेल्थ एक रिलेटिव कंसेप्ट है. हमारे इंडिया के जो कंसेप्ट्स हैं हेल्दी रहने के वो setting universal health standard, each country will decide its own norms for a given set of prevailing conditions. यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होगा कि लेकिन WHO तो सारे रिकमेंडेशंस देता है. WHO एक ग्लोबली अपने रिकमेंडेशंस देता है सारे डिजीज़ेस के लिए, लेकिन वो एक कंट्री का अपना कॉल होता है कि वो अपने कंट्री के एनवायरनमेंट और सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की जिस पे हेल्थ बेस्ड होते हैं उसके हिसाब से वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना. जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसमें एक वेलबींग वाला पार्ट आता है. वो वेलबींग का क्या कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. साइकोलॉजिस्ट have pointed out that the well-being of an individual or group of individuals have objective and subjective component. Sorry, I have missed the definition of health. I'll call it out. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. ये WHO के द्वारा दी गई डेफिनेशन है हेल्थ की. उसमें जो ये वेलबींग वाला पार्ट है उसका क्या कंसेप्ट है वो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट. ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग. सब्जेक्टिव कंपोनेंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ. लेट्स डिस्कस इट फर्दर. व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? Income and occupation, standards of housing, sanitation and nutrition, the level of provision of health, educational and recreational and other services. वो क्या क्या इंक्लूड कर सकती हैं? और बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? इनकम एंड ऑक्यूपेशन. आपका इनकम अच्छा होगा, आपका ऑक्यूपेशन अच्छा होगा तो आपका इनकम अच्छा होगा, जिससे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग अच्छी होगी. आपकी स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग अच्छी होगी तो आपका सैनिटेशन न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो भी अच्छा होगा. सो दिस इज ऑल रिलेटेड. नाउ द लेवल ऑफ लिविंग, ये एक पैरेलल टर्म यूज़ होता है यूनाइटेड नेशंस में फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग.
इसमें वो 9 कंपोनेंट्स लेते हैं: एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वर्किंग कंडीशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एंड लेजर एंड ह्यूमन राइट्स. It's just for basic knowledge. Now, the other component is quality of life. Its definition, what it is. See, standard of living is the objective component, and we are discussing now the subjective component, that is quality of life. Its definition: the product of the interplay between the social, health, economic, and environmental conditions which affect human and social development. It is a broad ranging concept incorporating a person's physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs, and relationship to salient features in the environment. ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि आप कैसे रहना चाह रहे हैं. कई लोगों को पसंद है कि वो एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले होते हैं. कईयों को पसंद होता है कि वो शो ऑफ थोड़ा करें, अपने सोशल बैकग्राउंड्स उनके बहुत हाई होने चाहिए. सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट? द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इवेल्युएटेड बाय असेसिंग अ पर्सन सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और measuring the quality of life. We are having here measures and index. The physical quality of life index, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके नाम है इन्फेंट मोर्टैलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड लिटरेसी. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे इसका नाम है PQLI. जस्ट आपको लास्ट में L और ऐड करना है, ऐसा मैंने याद करके रखा हुआ है. लिल इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, I फॉर इन्फेंट मोर्टैलिटी एंड L फॉर अगेन लिटरेसी. ओके, सो विल डिस्कस फर्दर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है और इन्फेंट मोर्टैलिटी क्या होती है. मैं आपको बेसिक बता देती हूँ. इन्फेंट का टर्म जो डिफाइन करता है वो होता है जब एक बेबी का बर्थ होता है टिल 1 ईयर ऑफ एज ऑफ दैट बेबी, उसको इन्फेंट कहा जाता है. ओके, जो उनकी मोर्टैलिटी, इन्फेंट की जो मोर्टैलिटीज़ होती हैं वो उसका एक इंडिकेटर है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 एज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? कोई भी बच्चा जो जन्म लिया है उसकी एट द करेंट जो उस समय एज स्पेसिफिक रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं कि उसका कितने दिन तक वो जिंदा रहेगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है. ओके, एंड लिटरेसी तो टर्म कॉमन है कि कितना लिटरेट है वो बंदा. ये कंट्रीज़ के बेसिस पे चेक किया जाता है. इन्फेंट मोर्टैलिटी एक कंट्री की कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एक कंट्री का कितना है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जापान का हम सबसे सारी कंट्री से सबसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75-74 ऑलमोस्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. और हमारे इंडिया का 65 है. 0 to 100 के अंडर ये स्केल है, इसके अंडर कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है जिसमें 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्युटली डिफाइंड वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्री जिसकी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी बहुत हाई होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होगी और लिटरेसी भी बहुत कम होगी. ऐसे कंट्रीज़ को 0 स्केल मतलब 0 उनको रैंक दिया जाता है. और 100 रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट डिफाइंड बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज. ओके, the resulting PQLI thus also is scaled to 0 to 100. PQLI does not measure the economic growth. See, जो इसके इंडिकेटर्स हैं इसमें कहीं पे भी इकोनॉमी का मेंशन नहीं है. तो ये जो इंडेक्स है ये बिल्कुल भी इकोनॉमी को मेजर नहीं करता है, ये सिर्फ मेजर करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को. मैं आपको बताती हूँ सोशल को कैसे मेजर कर रहा है. जो लिटरेसी है इसको हम एक सोशल, वैसे तो तीनों फैक्टर सोशल में आ सकते हैं पर मैं ब्रॉडली जो मेजर अफेक्ट कर रहा है वो मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ. लिटरेसी सोशल पॉइंट्स को दिखा रहा है एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो हैं, जैसे जितनी अच्छी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया में जो जननी शिशु सुरक्षा जो एक प्रोग्राम चला रहा है वो भी एक पॉलिटिकल पॉलिसी के अंडर में आता है.
तो उससे इन्फेंट मोर्टालिटी काफ़ी कम हो रही है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट किया जा रहा है जिससे इन्फेंट मोर्टालिटी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अल्टीमेट एम हर एक कंट्री का होता है कि वो PQLI को 100 तक लेके जाए। सी डायमेंशंस। नेक्स्ट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, यहाँ पे इसके डायमेंशंस क्या है? ईयर ऑफ स्कूलिंग यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्लूड की जा रही है, जिसको कंबाइंडली एजुकेशन इंडेक्स बोला जा रहा है। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें यहाँ पर इस इंडेक्स में इकोनॉमी को इंक्लूड किया जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, जिसको GNI इंडेक्स के उसमें लिया जा रहा है। तो ये जो तीनों डायमेंशन इंडेक्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और GNI इंडेक्स, ये कंबाइनली कहलाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड डिजीज लाई अलोंग अ कंटिन्यूम एंड देयर इज नो सिंगल कट ऑफ। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हेल्थ है वहाँ पे कोई एक ऐसा कट पॉइंट नहीं होता है कि अब आप डिजीज्ड हो और अब आप हेल्दी हो। ये एक बहुत ही कनेक्टेड टर्म्स होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, हर चीज़ हार्मनी में है, हर चीज़ बेस्ट तरीके से काम कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव हेल्थ है। उसके नीचे आता है बेटर हेल्थ, उसके नीचे आता है अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, देन माइल्ड सिकनेस, देन सीवियर सिकनेस, देन डेथ। जो बच्चे थियोरी का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिनके ये चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, उनके लिए शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने याद किया है, पब में फ्यूम्स से डेथ हो जाती है। ओके, देन सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है PB में फ्यूम्स डेथ। PB इज P फॉर पॉजिटिव हेल्थ, B फॉर बेटर हेल्थ, F फॉर फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, U फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, M for mild sickness, and S for you have to replace E from there, and for S for severe sickness, and for death is death. Okay, so you can remember by this mnemonic. Now क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं एक कम्युनिटी के, एक इंडिविजुअल के, एक पॉपुलेशन के हेल्थ को। सो ये यहाँ पर मैंने निमोनिक बना के रखा है, बेबी से हार गए फादर। ओके, बायोलॉजिकल, B फॉर बायोलॉजिकल, नेक्स्ट B फॉर बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल, फॉर S इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, E फॉर एनवायरमेंटल, H फॉर हेल्थ सर्विसेज, G for gender, A for aging, then other factors. You can make better mnemonic. मुझे जितना समझ में आया, मैंने जैसे याद किया, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। Let's discuss it. ये एक बहुत ही मेजर डायग्राम है जो मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है MBBS के स्टूडेंट्स, और जो भी इसे एज अ थ्योरी प्रिपेयर करना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो ये मेरा एक नेक्स्ट निमोनिक है इस पूरे डायग्राम को याद करने के लिए। बीच में आपका हेल्थ है, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। मैंने स्लाइड्स में इसे इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, मैं वो मिस हो गया है मुझसे। मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगी इफ़ एनीबडी वांट्स दैट निमोनिक। अभी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। सेंटर में आपका हेल्थ होगा, देन CISF। ओके, सेंट्रल में हेल्थ है, जस्ट ऊपर कम्युनिटी, I फॉर इंडिविजुअल, S फॉर सोसाइटीज़ एंड F फॉर फैमिलीज़। ओके, नाउ जो आपका ऊपर कम्युनिटी वाला पार्ट है उसमें मैंने HBB, तो हस्बैंड, जो हबी, प्यार से हबी बोलते हैं, तो वो हबी का HB। वन फैक्टर इज़ बायोलॉजिकल। सेकेंड, लड़कियों को बिहेवियर भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, सो सेकेंड इज़ बिहेवियर। एंड H फॉर ह्यूमन राइट्स। आजकल की जो जनरेशन है वो राइट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि ये हमारा राइट, वो तुम्हारा राइट, और गर्ल्स और बॉयज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हबी में क्या क्या क्वालिटीज़ एक लड़कियों को चाहिए,
H फॉर ह्यूमन राइट्स, B फॉर बायोलॉजिकल फीचर्स उनके अच्छे होने चाहिए, बिहेवियरल उनका अच्छा होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट हो गया कम्युनिटीज़। आई से है आपका, अब आप नीचे आ जाइए, आई से है आपका SAS, जो सास होती है, ठीक है, जो मदर इन लॉज होती हैं, उनके कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियो कल्चरल, उनको कल्चर बहुत चाहिए होता है कि हमारी जो बहू हो उसमें बहुत सारे कल्चर हो, कल्चर्ड हो, उसमें सारे रीति रिवाजों को जानने की उसकी आदत हो। सेकंड, उनकी एजिंग, उनका एज ज़्यादा रहता है, ठीक है, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उनको कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो ये एक सास के कैरेक्टर्स जो हैं वो हम यहाँ पे नीचे इंडिविजुअल में लिख लेंगे, SAS। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होता है, हिस का बहुत रोल है, HES। जो हमारी आज भी इंडियन सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट है, ठीक है। तो मेल को क्या सिग्निफाई करता है, हिस, HIS होता है, आपको HES से याद रखना है। H फॉर हेल्थ सिस्टम, E फॉर एनवायरमेंटल एंड S फॉर सोशियो इकोनॉमिक। देन फैमिलीज़, फैमिलीज़ में जनरली क्या होता है, जेंडर, लड़का लड़की का बहुत डिफरेंस होता है। आज भी कई घरों में जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बच्चे हैं वहाँ पे लड़कियों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। कह लीजिए आज की सोसाइटी में चेंज, आई अप्रिशिएट इट कि चेंज हो रहा है, फिर भी अभी हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड में हैं। टोटल इंडियन की कम्युनिटी में इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एक फैमिली के अंदर अभी तक नहीं आए हैं। एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैसे याद रखा जा सकता है, किसी भी आप एक फैमिली बोलकर आप किसी भी एक फैमिली को इमेजिन करिएगा, आपको ये तीनों फैक्टर्स याद आ जाएंगे। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, कोई बच्चा अपने मम्मी पापा किसी अपने पापा से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो दिस होल डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू हेल्थ। नाउ हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ हिज जीन्स एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में यहाँ पे बताऊँगी कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट टोटली बेस्ड ऑन होते हैं आपके जीन्स पे, ठीक है, कि आपकी जीन्स कितनी एक्सप्रेस हो रही हैं। अगर कोई डिजीज़ है जो जेनेटिक ओरिजिन की है, लाइक क्रोमोसोमल एनॉमलीज, तो वो सारे डिटरमाइन करेंगी आपकी हेल्थ को, किसी भी पर्सन की हेल्थ को, कि जिनको जैसे BP है, डायबिटीज़ है, मेंटल रिटार्डेशन के कई चीज़ें, ये सारी चीज़ों में ये देखा गया है कि हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बहुत मायने रखती है, जीन्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। इसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग और जीन थेरेपी इन्वॉल्व होती है। हम आजकल यूजेनिक्स, यूफोनिक्स ये सब आ गया है, जिससे हम अपने इस डिटर्मिनेंट्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरल पैटर्न्स एंड लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट्स। बिहेवियरल बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी से ही समझ में आ रहा है कि एक बंदे का बिहेवियर उसकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। अगर कोई किसी को स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट है, उसको एडिक्शन हो गया है, तो उससे उसकी जो पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा अफेक्ट करेगी। हेल्दी लाइफस्टाइल्स अगर किसी की है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने की आदत है, इनफ स्लीप लेने की आदत है, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, तो ये भी उनके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट इज़ क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, ओके, ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एवरी टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, अगर वो हारमोनियस वे में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑल दैट विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट, जो भी आपकी चीज़ें आपके बॉडी से बाहर की हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाता है। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ओके। तो जो
some epidemiologists have used the term micro environment और domestic environment. Micro environment किसको बोला जाता है? Domestic environment को. Personal environment which includes the individual's way of living and lifestyle. जैसे internal environment हमने खुद की body के अंदर को बोला. माइक्रो एनवायरनमेंट आपके घर के अंदर जैसे आप रह रहे हैं, आपकी जो एक इंडिविजुअली आप जैसे रहते हैं, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है, पर्सनल हैबिट्स हैं, ये आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट में आती हैं. इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल टू द इंडिविजुअल, ही कैन मेक फुल यूज़ ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़. सी, बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि अगर पैसा है तो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अच्छा होगा. अगर आपके पास पैसा है तो आप सोचेंगे कि हाँ चलो डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन ले लेते हैं. किसी के पास पैसे थोड़े से किसी का हाथ टाइट है और अभी लेट उनकी पेमेंट आई है, तो वो खुद से क्रोसिन लेकर उस जो उनका पेन है वो रिलीफ हो जाएगा. तो वो खुद से ही उनकी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर थोड़ी वीक हो गई, वो उन्होंने खुद से मेडिकेशन ले लिया और बात वहीं पे उन्होंने ख़त्म कर दी. तो ये इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर उन्होंने क्रोसिन ले लिया, उनका पेन एट दैट टाइम रिलीव हो गया, लेकिन अगर वो कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम उनको वो उनकी जो मॉर्बिडिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये सब फैक्टर्स, इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी डिजीज़ की मॉर्बिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर डिटर्मिनेंट है. Education, a second major factor influencing the health status in education, स्पेशली फीमेल एजुकेशन. स्पेशली फीमेल एजुकेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि एक जो फीमेल होती है वो पूरी फैमिली की हर चीज़ की केयर का एक बेसिक ये एक इमेजिनेशन है. ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल ही देखे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी इंडियन सोसाइटी में फ़ीमेल्स देखती हैं. अगर वो एजुकेटेड है, वो अवेयर है किसी भी डिज़ीज़ को लेकर और किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो एजुकेटेड रहेंगी तभी वो अवेयर रह पाएंगी. तो उससे उनकी पूरी फैमिली का, अगर फैमिलीज़ का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अच्छा है और वो हेल्दी हैं तो वो कम्युनिटी हेल्दी हो जाएगी. कम्युनिटी हेल्दी होगी तो एक नेशन हेल्दी हो जाएगा, जो कि हमारा मेन एम है. जो हमने पीछे PQLI डिस्कस किया उसमें 100 तक लेके आने का इंडिया क्लोजली कोइंसाइड्स विद द मैप्स ऑफ द पॉवर्टी, malnutrition, ill health, high infant and child mortality rates. Occupation, the very state of being employed in the productive work promotes health. See, जितने जो लोग हैं वो प्रोडक्टिवली कोई काम करते रहेंगे तो उनके बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं कंपैरेटिव टू पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड. पॉलिटिकल सिस्टम, the percentage of GNP spent on health is quantitative indicator of political commitment. किसी भी जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आयुष्मान भारत आया, उसमें ये कमिट किया है गवर्नमेंट ने कि 5 लाख रुपीज़ वो एक BPL जो फैमिली है उनको देंगी. ये एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है. ठीक है, तो WHO ने रिकमेंड किया है कि 5% हर एक कंट्री को अपने GNP का देना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम को अपने GDP का देना चाहिए. लेकिन इंडिया में अभी तक सिर्फ 3.8% ही इंडिया की GDP का हेल्थ केयर सिस्टम को डेडिकेट किया जाता है. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द हेल्थ हैजार्ड्स इन पीपल वर्किंग एंड लिविंग एनवायरनमेंट. नाउ द हेल्थ सर्विसेज. द पर्पस ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. To be effective, the health services must reach the social periphery, equitably distributed and accessible at a cost the country and community can afford. ये definition है. ये जो बच्चे theory एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर से ये याद कर लें. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये. नाउ एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन. बाय द ईयर 2020 ये कहा जा रहा है कि 1.4 बिलियन पीपल विल बी द क्रॉनिक डिजीज़ेज़ का प्रिवलेंस बहुत बढ़ रहा है, डिसेबिलिटी बहुत बढ़ रही है. जेंडर किस तरीके से अफेक्ट करता है, डिटर्मिनेंट कैसे हेल्थ का डिटर्मिनेंट है. इट हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग पॉलिसी मेकर्स टू वुमेन हेल्थ इश्यूज़.
and encourages their inclusion in all development and plans and priority. प्लान्स एज प्रायोरिटी, बहुत सारे अभी प्लान्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें फोकस किया गया है मदर्स को, फीमेल्स को स्पेशली, बिकॉज हमारी फीमेल्स की एक हैबिट होती है कि वो जनरली अपने हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती हैं, जिससे मॉर्बिडिटीज़ जो हैं एक नेशन की वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है. Greatest threat to human health in India is today is the ever increasing unplanned urbanization. Ecological factors are at the root of the geographic distribution of the disease. Therefore, it has been said that the good public health is basically the good ecology. अब इकोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन इन मैन्स एनवायरनमेंट एंड हिज स्टेट ऑफ हेल्थ, ये होती है एपिडेमियोलॉजी. पर इकोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रेसेस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. एपिडेमियोलॉजी कंस्टिट्यूट्स अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी और दैट पार्ट ऑफ इकोलॉजी रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ ह्यूमन हेल्थ. राइट टू हेल्थ WHO ने कंस्टिट्यूट किया है कि एन्जॉयमेंट ऑफ द हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, ये सबका राइट है, ये फंडामेंटल राइट है कि हर कोई अच्छे से रहे. इन ह्यूमन राइट, हेल्थ केयर मीन्स दैट द हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड डॉक्टर सर्विसेज everyone on an equitable basis where and when needed. उसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं? यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए. नाउ व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ? हेल्थ किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हेल्थ चार इसको डिवाइड किया गया है कि वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. नाउ वन बाय वन हम देखेंगे क्या होता है ये. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ केयर. आपको खुद का ध्यान रखना है. वो कैसे रखेंगे आप? प्रमोशन, मेंटेनेंस, ट्रीटमेंट, केयर और हेल्थ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग. ये हेल्थ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर जब आप बीमार पड़ते हैं तो उस समय आप क्या डिसाइड करते हैं? आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं कि आप किसी हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर आपका अच्छा है, आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं, कि आप कहाँ जा रहे हैं आप? ये आपका उस समय डिसीजन लेना, ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द शिफ्ट इन द डिजीज पैटर्न फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक मेक्स सेल्फ केयर बोथ अ लॉजिकल नेसेसिटी एंड एन एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी. सी, अभी जो हम लोग का करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहे हैं, तो उसमें खुद का सेल्फ केयर करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है. अगर आप बार बार अपना बीपी चेक करने के लिए अगर आप हेल्थ केयर में जा रहे हैं तो आपकी कितना नुकसान हो रहा है, आपका टाइम जा रहा है, आपके पैसे जा रहे हैं, आपको जो वहाँ पे आपको और ज़्यादा टाइम लग रहा है खड़े होकर, आप और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आपके पीछे काम कर रहा है और कई बार हम अपने ट्रीटमेंट को टाल देते हैं कि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाकर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं. अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हैं तो वो आपकी चीज़ें टलेंगी भी नहीं. नेक्स्ट, कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेल्थ केयर फॉर द पीपल टू द हेल्थ केयर बाय द पीपल, ये कॉमन लोगो बन गया है. और जो करेंट ट्रेंड है वो क्या है? हेल्थ इन्वॉल्व द कम्युनिटीज़ इन अ मीनिंगफुल वे, डी मेडिकलाइज, ये करेंट ट्रेंड है. द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स राउंड द पीपल पार्टिसिपेशन इन देयर ओन एक्टिविटीज़. द विलेज हेल्थ गाइड स्कीम इन इंडिया, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिसमें कम्युनिटी जो होती है, विलेज कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो, और आशा जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में है, ये एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. जब भी आपको टाइम मिले आप विलेज हेल्थ गाइड्स और आशा के बारे में गूगल कर सकते हैं. देयर आर 3 ways in which community can participate. The community can provide in the shape of facilities, logistic supports, जैसे अभी मैन पावर, जैसे मैंने बताया अभी आशा. It also means the community can be actively involved in planning, management and evaluation
An equally important contribution that a people can make by joining and using the health services. अगर आप गूगल करेंगे विलेज हेल्थ गाइड, आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें दिख जाएंगे. नाउ स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द हेल्थ इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि इंटरनेशनली WHO रिकमेंडेशन देकर सारे फॉर्मेट्स बनाकर देता है, वैसे ही हमारी जो ओन कंट्री है, एग्जांपल हम अपनी इंडिया का लेते हैं. इंडिया एक रेगुलर सारी चीज़ें हेल्थ को देखते हैं. वो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ अप्रूव बाय द पार्लियामेंट. एंड ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया में बोला गया है कि स्टेट रेस्पॉन्सिबल होगा, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. नाउ इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. द हेल्थ ऑफ अ मैनकाइंड रिक्वायर्स द कॉपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, द पीपल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन सिस्टम. द टेक्निकल कॉपरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हैं कि कैसे कॉपरेशन होता है और कैसे वो काम करते हैं. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, द परस्यूट फॉर हेल्थ फॉर एयर. ये सारी चीज़ें अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कुछ कुछ अचीव भी हो गया है. नाउ हेल्थ डेवलपमेंट. हेल्थ डेवलपमेंट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है पार्क में. द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज हेल्थ डेवलपमेंट. So I'll end this video here with a great thought that your limitation, it's only in your imagination. Good luck to all of you and please let me know अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी क्वेरीज टाइप करें. I'll try my level best to answer it out. Thank you.